मुझे जो लगता है वो ये कि सीताराम की जो सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उसने जेएनयू के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर और डेमोक्रेटिक जो परिवेश कैसे निर्मित किया जाए, लोकतांत्रिक परिवेश कैसे निर्मित किया जाए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उस पर बात की जानी चाहिए। ये सही है, प्रकाश ने भी कहा, रघु ने भी कहा कि जेएनयू का संदर्भ, डेमोक्रेसी का संदर्भ, छात्र राजनीति का संदर्भ, ये तीन संदर्भ सीताराम के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं एक नई चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। सीताराम की जो भाषण कला है उसे आप जेएनयू में जो परंपरा रही है भाषणों की और जो आइडियोलॉजिकल टकराहट रही है उसके बिना समझ ही नहीं सकते। जेएनयू में सब लोग एक ही पैटर्न पर क्रिएटिव लैंग्वेज नहीं बोलते, पहले भी नहीं बोलते थे, आज भी नहीं बोलते। मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान के 5 बड़े अच्छे बेहतरीन जिनके भाषण कला के मास्टर उनमें एक सीताराम। और क्यों? क्योंकि ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन भाषण कला में, लगातार इलेक्शन मीटिंग में और दूसरी मीटिंगों में हम लोग साथ जाते थे। सीताराम की स्पीच में कभी भी लोकल इशू गायब नहीं होता था और कभी ग्लोबल इशू गायब नहीं होता था। सीताराम बोलेंगे तो वे उन मसलों पर बोलेंगे जिन पर हमने अभी चर्चा नहीं की है, तो जिनके पास में क्रिएटिव वक्तृता शैली है, वे लोग इसके मास्टर होते हैं कि वे नए की खोज करते हैं कि कौन सा ऐसा नया मसला खड़ा किया जाए जिस पर कि ये छात्र गोलबंद हों। और हम लोग इंतजार करते थे कि सीताराम आएंगे आज, तो आज कुछ नई बात होगी। और स्टाइल ये थी, यहाँ जो लोग हैं उसमें कुछ लोग तो क्योंकि साथ हम लोगों ने काम किया है तो वो लोग जानते हैं, 9:30 बजे मीटिंग है, 10 या 15 मिनट पहले हम लोग मिलते थे। यहाँ सभी लोग हैं जो कि एसएफआई में रहे हैं। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता था किसी के पास में, और 15 मिनट में रघु को ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, सीता को ये बोलना है, 4-5 जो लोग हैं उनके बारे में क्या है वो ऑन द स्पॉट विषय सजेस्ट किया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले से हम तैयारी करके आए हैं। और इसका एक फायदा निकलता था कि जो लोग वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे उनमें एक प्रतिस्पर्धा थी। और मैं इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं कि क्रिएटिव वक्तृता शैली एक बहुत बड़ा गुण है। नेता तो बहुत हैं, बड़े बड़े धाकड़ नेता हैं। मैं सिर्फ एक शब्द ऐड करना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करूंगा। सीताराम येचुरी डेमोक्रेसी का लीडर नहीं था। डेमोक्रेसी तो हमें मिली हुई थी, वो डेवलप डेमोक्रेसी की बातें करता था। वो जहां थी लोकतंत्र, जहां था विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र, जो एटमॉस्फेयर था विश्वविद्यालय में, उसके आगे विकसित किया जाता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। हमें डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी चाहिए थी और उस यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक रिलेशन चाहिए थे। वो शिक्षकों के साथ में होंगे छात्रों के रिलेशन, वो कर्मचारियों के साथ होंगे छात्रों के रिलेशन, वो छात्रों के एक दूसरे के बीच में होंगे और छात्रों के पास में लोकतांत्रिक चेतना अर्जित करने का प्रवेश होगा। छात्र संघ के चुनाव तो पूरे देश में होते हैं। उस समय भी थे, बड़े बड़े धाकड़ नेता थे। लोकतांत्रिक प्रवेश, और लोकतांत्रिक प्रवेश में एक नए किस्म की लोकतांत्रिक परिभाषा। वो परिभाषा क्या थी? हम मुख्य धारा के लोकतंत्र से अलग हैं, हम उससे विपरीत चलते हैं। रिवर्स वेव की तरह हमने डेमोक्रेसी को डेवलप किया और उसकी वजह से जेएनयू आज भी यूनिक नजर आता है। जेएनयू इसलिए बहुत अच्छा नहीं है कि यहां पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो अनेक और दूसरी जगह भी मिल जाएगी।
मैं जिस समय स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, पूर्वी जर्मनी के छात्रों का एक डेलीगेशन आया था 40 लोगों का। उनको ये जान के आश्चर्य हुआ कि छात्र अपने चुनाव स्वयं करते हैं, अपने आप स्वयं करते हैं, उनके साथ कोई प्रशासन नहीं है। समाजवादी देश, वहां पे भी ये व्यवस्था नहीं थी। लोकतंत्र में छात्र संघ कैसे हो, और वो छात्र संघ का मॉडल प्रचलित सभी छात्र संघ के मॉडलों से अलग था, जिसे हम लोग कहते हैं विकसित लोकतंत्र। और वे विकसित लोकतंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मुख्य धारा की जो चीजें थी उनके विपरीत दिशा में जाते थे हम लोग। जो सत्ता कह रही है, जो प्रचलन में है, जो डेमोक्रेसी कह रही है, उसी की बात सारी अनुकरण करना, ये तो एक तरह से लोकतंत्र की का फेटिसिज्म है, उसका जल पूजावाद है, देवता बनाना है। हमारे लिए देवता बनाने वाली चीज नहीं थी डेमोक्रेसी, और यही चीज सीताराम येचुरी की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि डेमोक्रेसी का जो फेटिसिज्म है, जो हम लोगों के जेहन में बैठा हुआ है, हमने सोचा ही नहीं कि डेमोक्रेसी का जो फेटिसिज्म है, पूजा भाव है, वो किस तरह से करप्शन पैदा कर सकता है और अविनायकवाद पैदा कर सकता है। इमरजेंसी आई तो, और अभी भी डेमोक्रेसी से आए हैं नहीं है। हम उस डेमोक्रेसी के नुमाइंदे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो मुख्य धारा से विपरीत है। और अंत में पता नहीं आप लोग कैसे लेंगे, हंसी की बात है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। मैं ज्योतिष पढ़ के आया था, तो एक दिन हमारे सीताराम ने कहा कि यार ये रिवोल्यूशन कब होगा, इसकी कोई तारीख बता सकते हो? सोच सकते हो, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं तो 13 साल ज्योतिष पढ़ के ही आया था। मैंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता चल जाए तो रिवोल्यूशन का डेट ऑफ बर्थ ही निकाल। सामान्य सी चीजें, सामान्य से लोग वो नाम से, पते से, कहां रहते हैं, और मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी छात्र जीवन में मैंने किसी छात्र नेता को नहीं देखा। मैं प्रकाश के सामने, प्रकाश को सुनने का क्रेज जरूर था, लेकिन प्रकाश को देखने का और प्रकाश को लेके पागलपन नहीं था। सीताराम आज आएंगे बोलने के लिए, कैंपस में बाकायदा भयानक हलचल रहती थी। सवाल ही नहीं है गोदावरी हॉस्टल की कोई लड़की अपने कमरे में रह जाए। सीता आते थे अपनी गाड़ी से, कैंपस में गाड़ी किसी के पास थी नहीं, 2-1 लोगों के पास मोटरसाइकिल थी। अब उस मुश्किल ये थी कि आपको तो लोगों से मिलना है तो लोगों की तरह होंगे तब न मिलेंगे। पूर्वांचल के पीछे पिछले गेट के वहां गाड़ी खड़ी करके पैदल वहां से आता था। कमाल है, बोले कि यार किसी के पास गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी से आऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा, पैदल पैदल इतनी दूर चल के पैदल चुपचाप। और क्रेज, बस आप एक बार नोटिस दे दीजिए मेस में कि आज सीता की स्पीच है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि मैंने ये क्रेज कभी नहीं देखा। एकमात्र देवी प्रसाद त्रिपाठी के भाषण को लेके क्रेज था ये, और यहां पर सीताराम येचुरी के भाषण को लेके। उसका कारण वही जो मैं आपसे कहूं, क्रिएटिव वक्तृता शैली, और क्रिएटिव वक्तृता शैली डेमोक्रेसी की जान होती है। क्रिएटिव वक्तृता शैली के बिना आप जेएनयू क्रिएट नहीं कर सकते थे। और ये जो चीज है, ये चीज कायदे से समझने की, और मुझे डेमोक्रेटिक स्पेस चाहिए जिस पर कि अभी सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, और मुझे क्रिएटिव बोलने वाले भी चाहिए। इन दोनों चीजों का मैं जितना विकास करूंगा, डेमोक्रेसी उतनी ही ताकतवर बनेगी। मेरी तरफ से सीताराम के लिए सिर्फ यही श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया।